गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारी ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज जो हमारा चैप्टर है 22वां चैप्टर, उसका पार्ट 6 चल रहा है। उसमें जो 22वां चैप्टर है हमारा वो है मानव का पाचन तंत्र। पार्ट का नाम है मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र। और पाचन तंत्र के अंतर्गत जो पिछला पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि। पाचन की क्रियाविधि जो हमारा चैप्टर था उसे पाचन की क्रियाविधि में हमने पढ़ लिया था मुख में पाचन, मुख में पाचन और मुख्य गुहिका में पाचन जो है वो हमने पढ़ लिया था कि मुख में पाचन कैसे होता है और मुख्य गुहिका में जो पाचन है वो। उसके बाद में मुख और मुख्य गुहिका में जो पाचन था उसके बाद में हमने आमाशय में पाचन पढ़ लिया था। और जो आज का जो हमारा पॉइंट है वो है ग्रहणी में पाचन। आज का जो पॉइंट है हमारा तीसरा वो है ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में पाचन, ये ग्रहणी के अंतर्गत पाचन किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो कायम जो अर्ध तरल के रूप में भोजन है वो थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता रहता है। क्या कह रहे हैं अब कि कायम है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या करता रहता है, भोजन जो है वो ग्रहणी में आता रहता है। किस में आता रहता है? ग्रहणी में आता रहता है। अब इसमें ग्रहणी में डियोडिनम में आने पर पित्तरस पित्ताशय से निकलकर कायम में मिलता रहता है। कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो ये ग्रहणी है थोड़ा थोड़ा ग्रहणी अब कायम के ग्रहणी में आने पर आमाशय में भोजन किस रूप में मिला था? कायम में। अब कायम के रूप में भोजन थोड़ा थोड़ा करके ग्रहणी में आता रहता है। अब ग्रहणी में जैसे ये भोजन आता है तो क्या होता है, इससे पित्त रस पित्ताशय से निकलकर कायम में आकर मिलता है। पित्तरस पित्ताशय से स्रावित होकर के या पित्ताशय से निकल करके कायम में आकर मिलता है। निकल करके कायम में आकर मिलता है। कायम में आकर मिलता है, थोड़ा थोड़ा करके ये आता रहता है। उसके बाद में आकर के ये कायम में आकर के ये मिलने का कार्य करता है। अब क्या कह रहे हैं उसके बाद में पित्तरस में क्या क्या कार्य करता है, ये पित्तरस किस किस प्रकार से इसमें भाग होता है वो देखो। तो पित्तरस के हम कार्य देख रहे हैं। पित्तरस मिल रहा है ना, तो पित्तरस के कार्य कि ये पित्तरस क्या क्या कार्य करता है। इसमें से जो इसका पहला सबसे जो मुख्य पहला कार्य है, ये कायम के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है। जो आमाशय से भोजन था कायम वो अम्लीय माध्यम में था, तो कायम के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है। यह है कायम के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है, पहला कार्य हो गया इसका। दूसरा कार्य क्या है, यह है कीटाणुनाशक का कार्य करता है। यह है कीटाणुनाशक का कार्य करता है। यह क्या कार्य कर रहा है? कीटाणुनाशक का कार्य करता है। तीसरा कार्य क्या है कि यह पित्तवर्णों का उत्सर्जन करता है, जिनका निर्माण यकृत मूल में आरबीसी के टूटने से होता है। तो ये क्या करता है,
पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है, जिनका निर्माण यकृत में आरबीसी के टूटने से होता है। मतलब आरबीसी के टूटने से जो पित्त वर्णक बनते हैं उनका उत्सर्जन करने का कार्य करता है पित्तरसी। फिर पित्त लवण वसा का पायशीकरण करते हैं। चौथा है पित्त लवण वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करते हैं। पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। फिर उसके बाद में हम देखें तो पित्त लवण वसा अम्लों के अवशोषण में सहायक है। पित्त लवण वसा अवशोषण में सहायक हैं। पित्त लवणों का और अलग से क्या बताया गया है, वसा अवशोषण की क्रिया में सहायक होते हैं। अब जैसे ही ग्रहणी में अग्नाशय रस आकर मिलता है, जो क्षारीय तरल है, इसके भी दो भाग होते हैं। इसके अलावा अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारी ये ग्रहणी है उसमें दूसरा कौन आकर मिलता है, अग्नाशयी रस, जो कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय तरल है। कैसा तरल है, क्षारीय तरल है। फिर हम पढ़ेंगे अग्नाशयी रस के बारे में, लेकिन पहले हम इसके पित्तरस के बारे में पढ़ लेते हैं, जो पित्ताशय से स्रावित मतलब यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में इसका संग्रह किया जाता है, लेकिन पित्ताशय ही फिर इसे ग्रहणी में स्रावित करता है। देखो कि सबसे पहले ग्रहणी में पाचन देख रहे हैं। ग्रहणी में जो भोजन आता है वो थोड़ा थोड़ा करके कायम के रूप में आता है और फिर पित्तरस पित्ताशय से निकल कर कायम में आकर मिलता रहता है। अब ये पित्तरस है, उसका कार्य क्या है? पहला है कि जो कायम के रूप में भोजन आ रहा था उसका जो अम्लीय माध्यम था उसको ये उदासीन करता है। दूसरा इसका है कि यह कीटाणुनाशक का कार्य करता है, मतलब ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करता है। तीसरा है ये पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है और जिनका निर्माण यकृत में आरबीसी के टूटने से होता है। तीसरा है ये पित्त लवण, इसके जो पित्त लवण है वसा का पायशीकरण करते हैं। वसा का पायशीकरण का मतलब होता है कि वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य करता है। फिर अगला जो इसका पांचवा कार्य हुआ है पित्त लवण वसा अवशोषण में सहायक होते हैं। तो ये हमारा ग्रहणी में पित्त रस के बारे में कार्य हुआ। उसके बाद में ग्रहणी में ही अग्नाशय से कौन आकर मिलता है? अग्नाशयी रस आकर मिलता है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। फिर हम पढ़ेंगे अग्नाशयी रस में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में। तो पहले आप डालो ग्रहणी में पाचन, पॉइंट डालो ग्रहणी में पाचन, यहाँ तक पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद में हम अग्नाशयी रस के बारे में समझते हैं, इसमें क्या क्या होता है, फिर इसके बारे में लिखते हैं। पॉइंट डालो ग्रहणी में पाचन। इसमें को कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा करके भोजन ग्रहणी में आता है। कायम के रूप में थोड़ा थोड़ा करके भोजन ग्रहणी में आता है। थोड़ा थोड़ा करके भोजन ग्रहणी में आता है। आगे लिखो, कायम के ग्रहणी में आने पर कायम के ग्रहणी में आने पर पित्तरस पित्ताशय से निकलकर
पितरस पिताशय से निकलकर कायम से आकर मिलता है या कायम में आकर मिलता है। पिताशय से निकल करके कायम में आकर मिलता है, कायम में आकर मिलता है। सही, आगे लिखो, आगे डालो पॉइंट। पितरस के कार्य, पितरस के कार्य, पितरस के कार्य, पितरस के कार्य में पहला कार्य लिखो, यह है कायम के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है। यह है कायम के अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है, अम्लीय माध्यम को उदासीन करता है। दूसरा लिखो, यह है कीटाणुनाशक का कार्य करता है। यह है कीटाणुनाशक का कार्य करता है। तीसरा लिखो, यह है पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है। यह है पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है। यह है पित्त वर्णकों का उत्सर्जन करता है, जिनका निर्माण यकृत में ऐसे लिख देना, मूल आरबीसी, यकृत में मूल आरबीसी के, जिनका निर्माण यकृत में मूल आरबीसी के टूटने से होता है। जिनका निर्माण यकृत में मूल आरबीसी के टूटने से होता है। मूल आरबीसी के टूटने से होता है। अगला लिखो, पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। पित्त लवण वसा का पायसीकरण करते हैं। आगे लिखो, इसमें मतलब किसमें, पायसीकरण में, इसमें बड़े बड़े वसा पिंडकों को, इसमें बड़े बड़े वसा पिंडकों को, बड़े बड़े वसा पिंडकों को छोटे छोटे पिंडकों में बदला जाता है। बड़े बड़े वसा पिंडकों को छोटे छोटे पिंडकों में बदला जाता है, पिंडकों में बदला जाता है। छोटे छोटे पिंडकों में बदला जाता है। लिख लिया, बदला जाता है। आगे लिखो अलग लाइन में, पित्त लवण वसा अम्लों के अवशोषण में सहायक होते हैं। पित्त लवण वसा अवशोषण में सहायक होते हैं। आगे लिखो, ग्रहणी में ही, आगे लिखो, ग्रहणी में ही अग्नाशय रस आकर मिलता है।
ग्रहणी में ही अग्नाशय रस आकर मिलता है। ग्रहणी में ही अग्नाशय रस आकर मिलता है। अग्नाशय रस आकर मिलता है। जो एक क्षारीय तरल है, जो एक क्षारीय तरल है, क्षारीय तरल, कोष्टक में लेना इसकी pH 8 से 9। जो एक क्षारीय pH है, जो एक क्षारीय तरल है, जो एक क्षारीय तरल है, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं क्षारीय तरल के। एक तो इसका है लवण भाग, लवण भाग, और इसका है एंजाइमेटिक भाग। लवण भाग, दूसरा है एंजाइमेटिक भाग। एंजाइमेटिक भाग, लवण भाग में तो क्या पाए जाते हैं, इसमें लवण पाए जाते हैं। एंजाइमेटिक भाग में इसमें क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। अब इसका जो लवण भाग है उसमें क्या पाए जाते हैं, सोडियम व पोटेशियम। सोडियम व पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवण। सोडियम व पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवण इसमें पाए जाते हैं। और जो कायम के अम्लीय माध्यम को किस में बदलते हैं, इन लवणों का कार्य क्या है, मतलब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लवण होते हैं जिनका कार्य है कि जो कायम था, जो हमारा भोजन था कायम के रूप में, उसके अम्लीय माध्यम को समाप्त करके उसको किस में बदलना, क्षारीय माध्यम में बदलना। किस में बदलना, क्षारीय माध्यम में बदलने का कार्य होता है किसका, इसके लवण भाग का। फिर आगे हम देखते हैं इसका जो एंजाइमेटिक भाग है, इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइमेटिक भाग है उसमें क्या होते हैं, अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। अनेक एंजाइम पाए जाते हैं इसके एंजाइमेटिक भाग में, जिसमें हम अगर पहली बात करें अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज और इलेटेस होते हैं। प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं, इसमें देखो कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज व इलेटेस। कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, कार्बोक्सी पेप्टिडेज व इलेस्टेज। इलेस्टेज भी कह सकते हैं इसको, यहाँ भी ये कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी कह सकते हैं या डेज भी कह सकते हैं, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये सारे जो भी एंजाइम हो कौन से हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। कौन से हैं, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन पाचन में काम में आते हैं। ये निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। सबसे पहले एंटेरोकाइनेज जो आंत्र में उत्पन्न होता है, उसकी सहायता से निष्क्रिय ट्रिप्सिन का सक्रिय होता है। मतलब ये सारे जो भी एंजाइम हैं वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। ये सारे एंजाइम है किसके रूप में, निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। ये सारे जो भी एंजाइम हैं वो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित होता है, कहाँ से, सबसे पहले एंटेरोकाइनेज एंजाइम स्रावित होता है किससे, आंत्र से। किससे, आंत्र से स्रावित होता है एंटेरोकाइनेज। ये एंटेरोकाइनेज है वो हमारा जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम था, ट्रिप्सिनोजन, उसको ट्रिप्सिन में बदलता है।
ट्रिप्सिनोजन जो कौन सी अवस्था में होता है, निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसको बदलता है किसमें, ट्रिप्सिन में बदलता है। और ये ट्रिप्सिन कैसा है, सक्रिय। कौन बदल रहा है, एंटेरोकाइनेज। कौन बदल रहा है, एंटेरोकाइनेज। फिर उसके बाद में काइमोट्रिप्सिनोजन है, उसके बाद में यह लिख रहा हूं मैं, काइमोट्रिप्सिनोजन है। इस काइमोट्रिप्सिनोजन को किसमें, काइमोट्रिप्सिन में, किसमें, काइमोट्रिप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है, ट्रिप्सिन। कौन करता है, जो यहाँ पर ट्रिप्सिन बना सक्रिय, ये सक्रिय ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, उसको भी कौन, ट्रिप्सिन ही। कौन, ट्रिप्सिन। किसमें बदलता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। किसमें बदलता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदलने का कार्य करता है। और इसी प्रकार प्रोइलेटेज है, उसको इलेस्टेज में बदलने का कार्य करता है। प्रोइलेस्टेज इसको किस में बदलता है, इलेस्टेज में बदलने का कार्य करता है। ये जो हमारे एंजाइम हैं उनको बदल रहा है कौन, ट्रिप्सिन। कौन बदल रहा है इनको, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन को कौन बदल रहा है, एंटेरोकाइनेज। कौन बदल रहा है, एंटेरोकाइनेज। मतलब एंटेरोकाइनेज है वो तो ट्रिप्सिन को बदलता है। और उसके बाद में जो ये ट्रिप्सिन है वो अन्य जो निष्क्रिय एंजाइम थे उनको सक्रिय करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले सुनना कि ग्रहणी में ही अग्नाशय ही तरल भी आकर ग्रहणी में ही मिलता है। सही। अब ये अग्नाशयी तरल है वो क्षारीय भाग होता है, क्षारीय तरल होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक लवण भाग और एक एंजाइमेटिक भाग। लवण भाग में तो सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लवण पाए जाते हैं। जो कायम के जो भोजन था, जो अम्लीय माध्यम था, उसको क्षारीय में बदलने का कार्य करते हैं, कि कायम की पीएच है उसको क्षारीय में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं ये लवण। उसके बाद में इसका एंजाइमेटिक भाग है, उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें बताया सबसे पहले जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज है, वह इलेटेज। ये सारे प्रोटीन पाचक एंजाइम हैं वो इसमें पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी होते हैं वो निष्क्रिय रूप में होता है। किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में। तो सबसे पहले आंत्र के द्वारा स्रावित कौन, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। कौन सा, एंटेरोकाइनेज एंजाइम है। वो सबसे पहले हमारा जो ट्रिप्सिनोजन है जो निष्क्रिय रूप में पाया जाता है उसको एंटेरोकाइनेज सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है। ये एंटेरोकाइनेज किसको बदला, ट्रिप्सिन को बदला। ये ट्रिप्सिन किस किस को बदलता है, जैसे काइमोट्रिप्सिनोजन था उसको ये ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन में बदल दिया सक्रिय में। प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज था उसको भी ये ट्रिप्सिन कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल दिया। और प्रोइलेटेज था उसको भी ये ट्रिप्सिन इलेटेज में बदल देता है। तो यहां तक हमने देखा, उसके बाद में और है इसमें एंजाइम, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले यहां तक लिखो आगे। ग्रहणी में अग्नाशयी रस आकर मिलता है। ग्रहणी में ही अग्नाशयी रस आकर मिलता है। ग्रहणी में ही अग्नाशयी रस आकर मिलता है। अग्नाशयी रस आकर मिलता
है। जो एक क्षारीय तरल है, जो एक क्षारीय तरल लिखो, जो पीएच लिख सको तो 809। जो एक क्षारीय तरल है, जो एक क्षारीय तरल है। आगे लिखो, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। नंबर 1 लवण भाग और दूसरा एंजाइमेटिक भाग। इसके दो भाग होते हैं, नंबर 1 लवण भाग और दूसरा एंजाइमेटिक भाग। लवण भाग और एंजाइमेटिक भाग। लवण भाग और एंजाइमेटिक भाग। अब लवण भाग में डालो पहला लवण भाग और इसमें लिखो, इसमें सोडियम तथा पोटेशियम के, इसमें सोडियम तथा पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट, सोडियम तथा पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। सोडियम तथा पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं जो कायम के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। जो कायम के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। जो कायम के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। कायम के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाते हैं। आगे लिखो, दूसरा भाग इसका एंजाइमेटिक भाग। एंजाइमेटिक भाग, एंजाइमेटिक भाग में लिखो, एंजाइमेटिक भाग में लिखो, इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें अनेक एंजाइम पाए जाते हैं और उसमें सबसे पहला ए लगा करके इसका ये भाग लिखो, ए भाग, जिसमें हम लिखेंगे अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। ए लगा करके लिखो, अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम, अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज व इलेस्टेज, व इलेस्टेज। व इलेस्टेज होते हैं जो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। इलेस्टेज होते हैं जो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। जो निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। निष्क्रिय रूप में स्रावित होते हैं। आगे लिखो, सबसे पहले एंटेरोकाइनेज की सहायता से, सबसे पहले एंटेरोकाइनेज की सहायता से, सबसे पहले एंटेरोकाइनेज की सहायता से निष्क्रिय
ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन का सक्रियण होता है। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन का सक्रियण होता है। निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन का सक्रियण होता है। और फिर नीचे लिखो क्या समीकरण, ट्रिप्सिनोजन नीचे कोष्टक में लिखना निष्क्रिय कौन से एंजाइम की, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की सहायता से किसमें बदलेगा, ट्रिप्सिन में। और ये ट्रिप्सिन कैसा है, सक्रिय। निष्क्रिय था उसको किसमें बदल दिया, सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल दिया। सबसे पहले तो ये हुआ। उसके बाद में लिखो आगे, अब ये जो ट्रिप्सिन है वो काइमोट्रिप्सिनोजन को, इसके नीचे समीकरण लिखना काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन, काइमोट्रिप्सिनोजन को कौन, ट्रिप्सिन किसमें बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा, काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। फिर उसके बाद में काइमोट्रिप्सिन में बदल गई। उसके बाद में क्या था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। उसके बाद में लिखो प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज है, उसको भी कौन, ट्रिप्सिन ही। कौन, ट्रिप्सिन किसमें बदलेगा, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। कार्बोक्सीपेप्टिडेज में बदल देगा। और फिर उसके बाद में प्रोइलेटेस है। कौन है, प्रोइलेटेस। उस प्रोइलेटेस को भी, प्रोइलेटेज है, उसको भी ट्रिप्सिन की सहायता से किसमें बदला जाता है, एलेस्टेज। किसमें बदलते हैं, एलेस्टेज में बदलते हैं। ये सारे निष्क्रिय रूप हैं और ये सारे कौन से रूप हैं, सक्रिय रूप हैं। तो इस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले ट्रिप्सिन को सक्रिय करने के लिए एंटेरोकाइनेज है जो आंत्र की भित्ति से स्रावित होता है। उसके बाद में फिर ये ट्रिप्सिन अन्य निष्क्रिय को क्या कर देता है, सक्रिय करने का कार्य करता है। अब आगे लिखो, इसके आगे लिखना सक्रियण के पश्चात ये विभिन्न एंजाइम निम्नानुसार पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। मतलब विभिन्न एंजाइम है वो निम्न अनुसार पाचन क्रिया करते हैं ग्रहणी में। तो किस प्रकार से कर रहे हैं वो देखो। सबसे पहले प्रोटियोस और पेप्टोन। प्रोटियोस और जो पेप्टोन है वो ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड है। कोष्टक में लिखना क्या है, ट्राईपेप्टाइड व डाईपेप्टाइड हैं। इनको छोटे पॉलीपेप्टाइड में बदलता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। छोटे पेप्टाइड में बदलता है कौन, ट्रिप्सिन व
काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन व काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीओस और पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदलने का कार्य करता है। अब जो हमारा इलेस्टेज था वो भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। जो इलेस्टेज था वो क्या करता है, भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। इलेस्टेज है वो भोजन में उपस्थित जो इलास्टिन तंतु हैं उन इलास्टिन तंतुओं का पाचन करने का कार्य करता है। उसके बाद में अग्नाशयी एमाइलेज होता है। अग्नाशयी एमाइलेज, अग्नाशयी एमिलेज बोलते हैं उसको या एमाइलेज ही बोलते हैं, एमिलेज। ये क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है। क्या कार्य करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और ये एक प्रबल एंजाइम है। कौन सा एंजाइम है, ग्लाइकोजन एवं अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का पाचन होकर डाइसेक्राइड में परिवर्तित करता है। ये शक्तिशाली एंजाइम है जो ग्रहणी में उपस्थित सम स्टार्च को लगभग आधे घंटे में पचा देता है। मतलब जो ये अग्नाशयी एमाइलेज है वो एक प्रबल एंजाइम है, प्रबल एंजाइम है जो क्या कार्य करता है, ग्रहणी में उपस्थित समस्त स्टार्च को लगभग आधे घंटे में पचा देता है। लगभग आधे घंटे में उसका संपूर्ण पाचन कर देता है। अब अग्नाशयी रस में लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है। अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। बी भाग जो हमने देखा इसका, उसमें देखा अग्नाशयी एमाइलेज, ए भाग देखे थे हमने ये सारे, और अब ये सी भाग देख रहे हैं अग्नाशयी लाइपेज। कौन सा देख रहे हैं, अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम काफ़ी मात्रा में होता है। और ये जो अग्नाशयी लाइपेज है वो क्या कार्य करता है, उपलब्ध पायसीकृत वसा को अल्प समय में पचा देता है। मतलब ये लाइपेज जो है वो क्या कार्य करता है, लाइपेज एंजाइम उपलब्ध जो वसा है, पायसीकृत जो वसा थी उसका पाचन करता है। पायसीकृत वसा का पाचन करता है। मतलब पायसीकृत जो वसा है हमारी, पायसीकृत वसा, इस पायसीकृत वसा को कौन सा एंजाइम हमारा, लाइपेज। लाइपेज जो एंजाइम है, आंतरिक जो लाइपेज या अग्नाशयी जो लाइपेज है वो क्या कार्य करता है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। किसमें पचा देता है, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में इसका क्या कर देता है, ये पाचन करने का कार्य करता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में इसको ये तोड़ने का कार्य करता है। फिर इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल, एस्टर हाइड्रोलिजेज और फास्फोलाइपेज क्रमशः कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फास्फोलिपिड का जलावट करके इनसे वसा अम्लों को पृथक करते हैं। इसके बाद में जो एंजाइम बताया गया है वो बताया गया है कौन सा, कोलेस्ट्रॉल हाइड्रोलिजेज एंजाइम। और उसके बाद में जो एंजाइम है, तो पहले आप यहाँ तक लिखो फिर हम देखते हैं। आगे लिखो, इसमें लिखो, सक्रियण के पश्चात विभिन्न एंजाइम निम्न अनुसार पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। सक्रियण के पश्चात विभिन्न एंजाइम निम्न अनुसार पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। 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 सबसे पहले लिखो प्रोटियोस पेप्टोन, ये लिख लो ऐसे कैसे, प्रोटियोस और पेप्टोन को ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन किस में बदलता है, छोटे पेप्टाइड में। और यहाँ इसके नीचे लिखना ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड।
ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। फिर से नीचे लिखना, इसे नीचे इलेस्टेज की सहायता से भोजन में उपस्थित इलेस्टेज की सहायता से भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन होता है। मतलब इलेस्टेज है वो क्या कार्य करता है, भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। तो हमने क्या लिख लिया, इलेस्टेज की सहायता से भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं का पाचन होता है। इलास्टिन तंतुओं का पाचन होता है। फिर बी नंबर लगा करके, ए नंबर वाले हो गए, अब अलग लाइन में लिख रहा हूँ, बी नंबर लगा करके, अग्नाशयी एमिलेज द्वारा स्टार्च ग्लाइकोजन व अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का पाचन होकर डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। वह अन्य कार्बोहाइड्रेट अणुओं का पाचन होकर डाइसैकेराइड में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब स्टार्च, ग्लाइकोजन या अन्य कार्बोहाइड्रेट हैं वो अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा डाइसैकेराइड में बदल जाते हैं। आगे लिखो, यह शक्तिशाली एंजाइम है जो ग्रहणी में उपस्थित समस्त स्टार्च को लगभग आधा घंटे में पचा देता है। समस्त स्टार्च को लगभग आधा घंटे में पचा देता है। लगभग आधा घंटे में पचा देता है। आधा घंटे में पचा देता है। सही। अब आगे देखते हैं हम कि ये समस्त स्टार्च को कितनी देर में पचा रहा है, लगभग आधे घंटे में पचा देता है। अब डालो सी डाल करके लिखो, अग्नाशयी रस में लाइपेस एंजाइम काफ़ी मात्रा में होता है। लाइपेस एंजाइम काफ़ी मात्रा में होता है जो भोजन में उपलब्ध पायसीकृत वसा को भोजन में उपस्थित पायसीकृत वसा को अल्प समय में पचा देता है। और फिर आप ये लिखो ऐसे कैसे, पायसीकृत वसा।
पायचीकृत वसा, तीर का निशान लेकर वसा अम्ल और ग्लिसरॉल, तीर के निशान के ऊपर लाइपेज। कौन बचा रहा है? लाइपेज। सही। इसके बाद में कोलेस्ट्रॉल और ये कुछ एंजाइम और हैं जो क्या क्या पाचन कर रहे हैं। राइबोन्यूक्लियेज है और अन्य एंजाइम और हैं जो भोजन में कोई भी अवयव है उनको और पचाने का कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। अब आता है कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेजेज। कोलेस्टेरोल एस्टर हाइड्रोलेजेज तथा दूसरा है फास्फोलाइपेज व फास्फोलाइपेज। ये एंजाइम हमारे पास कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेजेज व फास्फोलाइपेज एंजाइम है जो क्रम से क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर और फास्फोलिपिड। ये तो किसका? कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और ये किसका? फास्फोलिपिड। इनका क्या करते हैं? जल अपघटन। क्या करते हैं? जल अपघटन करते हैं। और इनका जल अपघटन करके इनसे क्या करते हैं? वसा अम्लों को अलग करते हैं। क्या करते हैं? वसा अम्लों को पृथक करते हैं। वसा अम्लों को क्या करते हैं? पृथक करते हैं। वसा अम्लों को पृथक करते हैं। अब आता है अगला राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। अगला और एंजाइम है वो है राइबोन्यूक्लियेज। दूसरा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जो क्रम से क्या करते हैं? आरएनए और डीएनए का जल अपघटन कर क्या कर देते हैं? उसे न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ते हैं। ये क्रम से क्या करते हैं? ये तो किसका? आरएनए का। और ये किसका? डीएनए का। इन दोनों का क्या करते हैं? जल अपघटन। और जल अपघटन करके इन्हें किसमें तोड़ देते हैं? न्यूक्लियोटाइडों में। किसमें तोड़ते हैं? न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ देते हैं। न्यूक्लियोटाइडों में तोड़ देते हैं। ये जो हुआ, अब ग्रहणी में पाचन के पश्चात भोजन काइल का निर्माण होता है और यह काइल जो है वो इलियम में प्रवेश करता है। अब यहाँ पर जो ग्रहणी में भोजन था वो परिवर्तित हो गया किसमें? काइल में। और ये काइल जो था ग्रहणी से किसमें चला गया? इलियम में। किसमें चला गया? इलियम में। ये भी छोटी आंत का ही भाग है इलियम। तो अब इसके बाद में किसमें पाचन होगा? इलियम में पाचन होगा, क्योंकि अधिकतर पाचन है वो ग्रहणी और इलियम में होता है। उसके बाद में जो हमारी क्षुद्रांत्र है वहाँ पर तो पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत में केवल पचित भोजन का अवशोषण होता है। पाचन की क्रिया किसमें? ग्रहणी और इलियम में ही संपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ तक ग्रहणी में पाचन पूरा हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं किसमें? इलियम में पाचन। किसमें देते हैं? इलियम में पाचन। तो पहले ग्रहणी के पाचन में ये और लिख लो।
वो लिखा, उसके आगे लिखो कोलेस्ट्रोल एस्टर हाइड्रोलेजेज, कोलेस्ट्रोल एस्टर हाइड्रोलेजेज व फास्फोलाइपेज, व फास्फोलाइपेज, कोलेस्ट्रोल एस्टर हाइड्रोलेजेज व फास्फोलाइपेज, व फास्फोलाइपेज क्रमशः कोलेस्ट्रोल एस्टर, क्रमशः कोलेस्ट्रोल एस्टर, कोलेस्ट्रोल एस्टर एवं फास्फोलिपिड का जलापघटन कर, एवं फास्फोलिपिड का जलापघटन कर इनसे वसाम्लों को पृथक करते हैं, जलापघटन कर इनसे वसा अम्लों को पृथक करते हैं। 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 आगे लिखो अलग लाइन में, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज या येज, ये है ना, उसकी जगह आप ऐसे ए भी लिख दो, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज व डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज व डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज क्रमशः आरएनए व डीएनए का जलापघटन कर, क्रमशः आरएनए व डीएनए का जलापघटन कर न्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं। न्यूक्लियोटाइड में बदल देते हैं। आगे फिर अलग लाइन में लिखो, ग्रहणी में पाचन के फलस्वरूप काइल का निर्माण होता है। ग्रहणी में पाचन के फलस्वरूप काइल का निर्माण होता है। काइल का निर्माण होता है। काइल का निर्माण होता है और यह काइल का निर्माण होता है और यह काइल इलियम में प्रवेश करती है। काइल का निर्माण होता है, ये काइल इलियम में प्रवेश करती है। अब हमारा चौथा पॉइंट डालो, इलियम में पाचन। उसके बाद में हमारा पाचन का जो क्रिया विधि है, हमारी जो पाचन की क्रिया विधि थी वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, पाचन पूरा हो जाएगा, पाचन क्रिया विधि नहीं, पाचन में तो और भी चीज़ें थी, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और मल त्याग है। तो अभी हम पाचन पढ़ रहे थे, उस पाचन में हमारा लास्ट पॉइंट बच रहा है इलियम में पाचन। ग्रहणी में पाचन हो गया, अब पॉइंट डालो चौथा, इलियम में पाचन। इलियम में पाचन, इलियम में पाचन देखते हैं। क्या देखते हैं, इलियम में पाचन। देखो, काइल के इलियम में आने पर आंत्र रस का स्रावन होता है कि जैसे ही हमारा जो काइल भोजन था ग्रहणी में, वो किस में आया, इलियम में आया, तो इलियम से इसके द्वारा भी आंत्र रस स्रावित होता है।
क्या स्रावित होता है? आर्द्र रस। आर्द्र रस स्रावित होता है। आर्द्र रस स्रावित होता है। अब ये आर्द्र रस क्या कार्य करता है उसके बारे में देखते हैं हम। आर्द्र रस हल्का क्षारीय तरल होता है जो आंत्र की ग्रंथियों से स्रावित होता है। ये जो आर्द्र रस है वो हल्का क्षारीय तरल है। आर्द्र रस हल्का क्षारीय तरल होता है। आर्द्र रस हल्का क्षारीय तरल होता है, यानी इसकी पीएच होती है 7.5 से 8 तक की। 7.5 से 8 तक इसकी पीएच होती है। और ये आंत्र की ग्रंथि एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा, आंत्र ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, आंत्र ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है? ये स्रावित होता है। छोटी आंत्र की एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइम की पाचन क्रिया निम्न अनुसार होती है। अब छोटे आंत्र की जो ये एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं उनसे जो पाचक रस स्रावित होता है उसकी जो पाचन क्रिया विधि है, पाचन की क्रिया विधि वो क्या है? वो निम्न अनुसार होती है। निम्न प्रकार से इसके पाचक रस है वो एंजाइम है वो क्रिया करते हैं। जैसे सुक्रोज है उसके लिए सुक्रेस एंजाइम है। शर्करा है हमारी क्या? सुक्रोस। इसके लिए एंजाइम है सुक्रेस। कौन सा एंजाइम है? सुक्रेस एंजाइम है जो लगभग पीएच कितनी पर? 8.5 पीएच पर सक्रिय होता है और ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये सुक्रोज डाइसेकेराइड था, इसको सुक्रेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। फिर माल्टोस, माल्टोस, इस माल्टोस को माल्टेस एंजाइम, माल्टेस कौन सा एंजाइम है? माल्टेस एंजाइम है। इसके लिए भी वही पीएच है 8.5 और ये माल्टोस एंजाइम ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में किस में टूटता है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। फिर इसके बाद में लैक्टोस है, लैक्टोस, लैक्टोस, इसके लिए एंजाइम लैक्टेस, लैक्टेस वही पीएच ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस में बदलने का कार्य करता है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। फिर उसके बाद में था ट्राईपेप्टाइड, 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 ट्राईपेप्टाइड था। उस ट्राईपेप्टाइड को कौन? एमिनोपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज, एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम है वो ट्राईपेप्टाइड को बदलेगा किसमें? डाईपेप्टाइड और एमिनो अम्लों में। किसमें बदलेगा? डाईपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में बदलेगा। फिर इसके बाद में जो ये डाईपेप्टाइड था उसको डाईपेप्टिडेज, डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टिडेज
डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टाइडेज एंजाइम है वो बदल देता है किसमें, एमिनो अम्लों में। पीएच सभी में 8.8 लिख लेना, पीएच 8.5, इसमें भी पीएच 8.5, और ये इसको बदल रहा है किसमें, एमिनो अम्लों में। एमिनो अम्लों में बदल रहा है डाईपेप्टाइड को। फिर उसके बाद में बता हमारे पास पायसीकृत वसा, उसको आंतरीय लाइपेज, पायसीकृत वसा को कौन, आंतरीय लाइपेज, पायसीकृत वसा, इसको आंतरीय लाइपेज, ये भी पीएच 8.5 पर किस में बदल देगा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में। किसमें तोड़ देगा, वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। ये हमारा किसका द्वारा पाचन हो गया, इलियम भाग में पाचन हो गया, और ये अंतिम पाचन हो गया। इसके बाद में पचित भोजन का क्या होगा, अवशोषण। तो दोबारा से देख लो, इलियम में जो भोजन है वो काइल के रूप में प्रवेश करता है। किसके रूप में प्रवेश करता है, काइल के रूप में प्रवेश करता है, और काइल के इलियम में आने पर आंतररस का स्राव होता है। आंतररस कैसा बताया गया है, हल्का क्षारीय तरल होता है, और ये आंत्र की जो एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं उनके द्वारा स्रावित होता है। एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित इस रस के द्वारा पाचन की जो क्रिया विधि है निम्न प्रकार से होती है। सबसे पहले सुक्रोज है, उसके लिए सुक्रेस एंजाइम होता है जो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ता है। दूसरा आता है माल्टोस, इसके लिए माल्टेस एंजाइम है, वो इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज में तोड़ता है। फिर लैक्टोस है, उसके लिए लैक्टेस एंजाइम है, ये इसको ग्लूकोज और गैलेक्टोस में तोड़ता है। फिर ट्राईपेप्टाइड है, उसको एमिनोपेप्टिडेज एंजाइम है, वो डाईपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में तोड़ता है। फिर ये डाईपेप्टाइड आया, उस डाईपेप्टाइड को डाईपेप्टिडेज एंजाइम एमिनो अम्ल में तोड़ता है, और फिर जो पायसीकृत वसा थी उसको आंतरीय लाइपेज वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार हमारा जो इलियम में पाचन था, वो इलियम में पाचन की जो क्रिया थी वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। इलियम में जो पाचन की क्रिया थी वो क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो पॉइंट डालो, इलियम में पाचन, इलियम में पाचन इलियम में पाचन, और इसमें लिखो काइल के इलियम में आने पर, काइल के इलियम में आने पर, काइल के इलियम में आने पर आंत्र रस का स्रावण होता है। आंत्र रस का स्रावण होता है। आगे लिखो, आंत्र रस हल्का क्षारीय तरल, आंत्र रस हल्का क्षारीय तरल, आंत्र रस हल्का क्षारीय तरल, हल्का क्षारीय तरल होता है। हल्का क्षारीय लिखा हुआ है, लिख सकते हो 7.5 से 8 pH। आंत्र रस हल्का क्षारीय तरल होता है जो आंत्र ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है, जो आंत्र ग्रंथियों की एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न होता है या स्रावित होता है। 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 आगे लिखो, छोटी आंत्र की एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित, छोटी आंत्र की एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित, एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइमों की पाचन क्रिया, एंटेरोसाइट कोशिकाओं में उपस्थित एंजाइमों की पाचन क्रिया निम्न अनुसार होती है। एंजाइमों की पाचन क्रिया निम्न अनुसार होती है।
निम्नानुसार होती है, निम्नानुसार होती है। सबसे पहले ये लिखो सुक्रेस, सुक्रेस, सुक्रोस, 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 और तीर का निशान लगा करके इसमें लिखो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, और तीर के निशान के ऊपर लिख लो सुक्रेस एंजाइम और pH 8.5, pH 8.5। उसके बाद में लिखो अलग लाइन में ये माल्टोज, तीर का निशान लगाकर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है ये एंजाइम है माल्टेज, pH है 8.5। फिर लिखो दूसरा लिख लिया, तीसरा लैक्टोस एंजाइम लिखना लैक्टेस, और इसमें ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। गैलेक्टोस। फिर उससे आगे अगली लाइन में लिखो ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड। फिर उसके आगे ट्राईपेप्टाइड से तीर का निशान लगाओ और ये बदल रहा है कि इसमें डाईपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल, डाईपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल, डाईपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल। डाईपेप्टाइड प्लस एमिनो अम्ल, और यहाँ तीर के निशान पर लिखना एमिनोपेप्टिडेस, एमिनोपेप्टिडेस, और pH लिखना वही कितनी 8.5, सभी में pH 8.5 होगी। एमिनोपेप्टिडेस, एमिनोपेप्टिडेस। फिर ये लिखो डाईपेप्टाइड, 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 और तीर का निशान लगा करके डाईपेप्टिडेस, और आगे लिख लो एमिनो अम्ल और नीचे लिखो pH 8.5। एमिनो अम्ल। उसके बाद में अगला लिखो ये पायशीकृत वसा, इसमें लिखना आत्रीय लाइपेस, आत्रीय लाइपेस वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल pH 8.5, pH 8.5। pH 8.5 लिख दी, और टूटा किसमें वसा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में पायशीकृत वसा। अब इसके साथ ही जो हमारा जो पाचन पढ़ रहे थे पॉइंट,
वो पूरा होगा। पाचन की क्रियाविधि के 2 पॉइंट पूरे हो गए। पहला था भोजन का अंतर्ग्रहण और दूसरा था पाचन। हमारा जो पॉइंट है पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं हम, उस पाचन की क्रियाविधि में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला भोजन का अंतर्ग्रहण पढ़ लिया और दूसरा भोजन का पाचन पढ़ लिया। पाचन में हमने मुख्य गुहा में पाचन पढ़ लिया, फिर उसके बाद में आमाशय में पाचन पढ़ लिया, फिर उसके बाद में ग्रहणी में पाचन पढ़ लिया और उसके बाद में हमने किसमें इलियम में पाचन पढ़ लिया। फिर उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे क्या, पचित भोजन का अवशोषण। उसके बाद में पॉइंट है स्वांगीकरण और उसके बाद में अपशिष्टों का क्या करना, बाहर मल त्याग। बस उसके बाद में हमारा कुपोषण से संबंधित रोग से जो हैं विटामिन से एक और एक कुपोषण से संबंधित रोग हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, पाठ पूरा हो जाएगा। तो अब जो हमारा है वो है पचित भोजन का अवशोषण। पॉइंट डाल लें, पचित भोजन का अवशोषण के भोजन का जो पाचन हो गया, तो ये जो पचित भोजन है उसका अवशोषण किस प्रकार से होगा, इस अवशोषण को हम पढ़ेंगे हमारी जो अगली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर